हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर ऑनलाइन सीरीज़। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकता के सिद्धांत। ये जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के फोर्थ यूनिट से है और इस टॉपिक को हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये केवल पार्ट 1 है, तो इस टॉपिक को हम कुछ सेवरल पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि हम इसे 2 से 3 पार्ट्स में कवर कर पाएंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, काफ़ी लेंदी टॉपिक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हम टॉपिक के कुछ पार्ट्स को मिस ना कर दें, टॉपिक बोरिंग ना हो जाए। दैट्स व्हाई वी विल बी ब्रेकिंग इट इनटू सेवरल पार्ट्स टू कवर दिस टॉपिक। ऑल्सो ये जो टॉपिक है, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर देखें या कहीं और देखें, तो दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटली सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जो मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी है, सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। लगभग आपको आराम से 18 से 20 थिंकर्स मिल जाएंगे जिनकी अपनी अपनी थ्योरीज़ हैं मॉडर्नाइजेशन की। आप आज भी देखेंगे तो काफ़ी सारे सोशल साइंटिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की किसी ना किसी थ्योरी पर। लेकिन हम जो हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, हम उन थिंकर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अटेन करने के लिए मास मीडिया के रोल को भी कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया है। तो यानी कि अगर आपको आधुनिकीकरण चाहिए, अगर आपको एक मॉडर्नाइज सोसाइटी, एक मॉडर्नाइज नेशन चाहिए, तो उसमें मास मीडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, हम केवल उन थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली 3 थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। क्या है उनकी थ्योरीज हम आगे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ले लेते हैं ओवरव्यू इस लेक्चर का। इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी केवल डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट की, लेकिन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एज अ होल कैसे निकल के आया, किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ, कैसे ये एक कम्युनिकेशन का पार्ट बन गया डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है, कम्युनिकेशन की क्या भूमिका है, कम्युनिकेशन किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन के लिए या डेवलपमेंट में सहायक हो सकता है, उसका क्या रोल है, किस तरीके से वो पुश करता है हमारे जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट, ये समझने की कोशिश करेंगे। और हम बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप में से कई लोग अगर कभी आगे मार्केटिंग करते हैं या अपना खुद का मान लीजिए कुछ भी क्रिएट करते हैं, एनी काइंड ऑफ इनोवेशन, इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी अ सॉन्ग, इट कैन बी अ टेक्नोलॉजी, उस चीज़ को डिफ्यूज़ कैसे होता है उस पर भी एक थ्योरी है, एक फिलॉसफी है। अब डिफ्यूजन का क्या मतलब है? डिफ्यूजन का मतलब है प्रसार। यानी कि आप देखेंगे कि कोई भी मान लीजिए स्मार्टफोन का एग्जांपल लेने कि जब स्मार्टफोन्स मार्केट में आए थे तो बहुत ही लिमिटेड, है ना, बहुत ही लिमिटेड एक छोटे समूह के पास जो है वो स्मार्टफोन्स थे। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी सारे लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, यानी कि ये जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म से जो है वो इसका प्रसार होना शुरू हुआ, यानी कह सकते हैं कि इसको डिफ्यूज़ होना शुरू हुआ। सो कोई भी एक आइडिया है वो किस तरीके से काफ़ी लोगों तक, वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन तक पहुंचता है, ये समझेंगे हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी में। ओके, सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस लेक्चर। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की। तो जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, आप देखेंगे कि वो क्या है। ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज डेव कॉम, यानी कि ये फॉर्मल शॉर्ट फॉर्म है। ये कोई मेरा दिया हुआ या आपकी कन्वीनियंस के लिए दिया हुआ शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि फॉर्मली पूरी की पूरी कम्युनिकेशन फ्रेटर्निटी ने इसको डेफकॉम को जो है वो एक्सेप्ट किया है एज अ शॉर्ट टर्म और इज़ अ वेरी कॉमन टर्म फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ना डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ठीक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की तरह ही पोस्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स, कौन सा वर्ल्ड वॉर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद के कुछ सालों में जो है ये फील्ड बन गया मैस कम्युनिकेशन का। यानी कि अगर हमें लोगों तक कोई बात पहुंचानी है तो उसमें डेवलपमेंट का भी एक मेजर रोल होना चाहिए। तो इट इमर्ज एज अ फील्ड ऑफ मैस कम्युनिकेशन। इसका एक ये भी मतलब है कि जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है इट वाज नॉट ओनली फॉर सोशल थिंकर्स, यानी कि केवल सोशल साइंटिस्ट की समझ के लिए ये नहीं था, लेकिन लोगों तक इसको कैसे पहुंचाया जाए, डेवलपमेंट को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। सो दैट बिकेम अ फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 ईयर्स, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। जबकि ये एशिया,
साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो थी, ये अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, इन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता के लिए लड़ाई करी, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए पाया गया कि मैस कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए हम डेवलपमेंट का अगर जो आइडिया है वो इन कंट्रीज़ तक भेजेंगे तो ये अपने आप डेवलप हो जाएंगी। इसके बाद हम समझेंगे अब इन कंट्रीज़ को डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों थी, बिकॉज दे वर सीकिंग क्विक सोल्यूशंस टू द अर्जेंट नीड्स ऑफ देयर पीपल, यानी कि इनके यहाँ के लोगों की जो भी ज़रूरतें थीं उसके लिए ये लोग कुछ शीघ्र उपाय चाहते थे। अब वो उपाय उन तक कैसे भेजे जाएंगे, वो उपाय जो है उनके विकास के लिए मैस कम्युनिकेशन की मदद से भेजे जाएंगे। तो ये जो है इस ज़रूरत, इस पूरे सिनेरियो की वजह से जो है वो मैस कम्युनिकेशन की फील्ड जो है उसका उदय हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी। हमने बात करी कि उनकी कुछ ज़रूरतें थीं, उनकी ज़रूरतें क्या थी, उनको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए थे। सॉल्यूशंस यानी किस लिए चाहिए थे, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी, पावर्टी, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि गरीबी, असाक्षरता और बेरोज़गारी। तो ये जो कि जनरल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उनकी प्रॉब्लम्स थी। आप ध्यान रखिए कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है वो तब से लेके आज तक है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जो प्रॉब्लम है ऑफ पावर्टी, इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट भी, इन ऑल दीज ईयर्स, अब हम देखें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड को ख़त्म हुए लगभग 70 ईयर्स हो चुके हैं, 73-74 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है ये प्रॉब्लम्स जो हैं, सेवरल कंट्रीज आर स्टिल ग्रैपलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स। तो यानी कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो रोल है वो अभी तो ख़त्म होता नज़र नहीं ही आ रहा है, क्योंकि उनके विकास की जो बातें हैं वो अभी भी काफ़ी वैलिड हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स उनको थी क्यों, बिकॉज आफ्टर प्रोलॉन्ग कलोनियल रूल वो उपनिवेश थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, इनके पास उनके जाने के बाद इनके पास जो सार्वजनिक सुविधाएं थी, यानी जो पब्लिक सर्विसेज थी, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ थी, वो बहुत ही कमज़ोर हालत में थी, बहुत ही खस्ता हालत में उनको मिली थी। उनके जितने एजुकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, यानी जितने भी शैक्षणिक या व्यावसायिक संस्थान थे जिससे कि उसके लोग वाकई में आगे बढ़ सकते थे, एक अच्छे जीवन की कामना कर सकते थे, उस वो भी उनके पास जो थे वो लगभग, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनका जो उद्योग था, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए या लोगों की आय आमदनी के साधन के लिए, तो उद्योग भी जो थे वो बहुत ही अच्छी हालत में नहीं थे। तो इसकी वजह से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो इन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी प्रॉब्लम्स के उपाय, उनकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन उन तक भेजने के लिए मैस कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। और मैस कम्युनिकेशन उनको, मैस मीडिया उनको क्या कम्युनिकेट करता, उनको डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के बारे में उनको कम्युनिकेट करता। ओके, सो दिस इज़ अ बिट अबाउट द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं कि हम बात करते हैं कि वाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों हमें जानने की ज़रूरत है मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज़ क्या कहती हैं। तो पहले सबसे पहले समझ लीजिए ये थ्योरीज़ है या थ्योरी, यानी ये कोई एक सिद्धांत है या ये कई सिद्धांत हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हर थिंकर आके अपनी कोई ना कोई थ्योरी देता है, अपना कुछ ना कुछ ऐड कर देता है या तो एग्जिस्टिंग थ्योरी में, तो उसी तरीके से मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी में भी कोई एक स्कॉलर जो है वो नहीं है। सो इट इज़, द थ्योरीज आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू एनी सिंगल स्कॉलर, यानी कि बहुत सारे स्कॉलर्स का, बहुत सारे थिंकर्स का इसमें योगदान है। तो क्योंकि कोई एक थिंकर नहीं है तो कोई एक थ्योरी नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। जैसा कि हमने देखा है कि कम्युनिकेशन के मॉडल में भी हर थिंकर आके अपना कुछ जोड़ देता था। डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में भी हमने देखा कि हर थिंकर का अपना एक अलग ही रुख था टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसी तरीके से अगर हम देखें कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी जो है उसके लिए हर थिंकर ने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कई सारी थ्योरीज देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में हम केवल 3 थिंकर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को मास मीडिया से जो है वो रिलेट किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज, ऑल्सो बिकॉज दे आर यूज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज विद इन सोसाइटीज़, यानी किसी भी समाज में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही अगर जो भी कोई नेशन है, जब भी वो एक परंपरागत समाज से एक आधुनिक समाज बनता है तो उसको कई माइलस्टोन से होके गुजरना पड़ता है, यानी कई मील होते हैं जो उसको चलने पड़ते हैं। उस रास्ते में क्या क्या आता है वो हमें कौन बताता है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज बताता है।
और यानी ये जो थ्योरीज़ हैं वो अपना कुछ ना कुछ जोड़ के आपको लगभग बताएंगे कि अगर एक नेशन इस राह पर चल रहा है तो यानी कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ है या एक आधुनिक समाज को स्थापित करने के लिए अग्रसर है। हम देखें कि यहाँ पर डैनियल लर्नर की थ्योरी वो हमें बताती है कि मास मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बारे में हम बात करें, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जैसा कि मैंने बताया कि एक और थ्योरी है जिसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। वो बताता है कि आइडियाज़ किस तरीके से स्प्रेड होते हैं। सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी आइडिया है, मान लीजिए आपने कोई सॉन्ग ही गा दिया है ना। अब आपने एक सॉन्ग गाया, लेकिन वो सेंसेशन कैसे बनेगी, वो वायरल कैसे होगा, उसको काफ़ी सारे लोग कैसे जानेंगे, ये उसको कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। अब वो स्टेजेस क्या है वो हम समझेंगे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में। तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि हमें ये पता होगा कि आइडियाज़ किस तरीके से आइडियाज़ का प्रसार होता है, किसी भी विचार का, किसी भी आइडिया, किसी भी क्रिएटिविटी का प्रसार होता है, और किस तरीके से मास मीडिया को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मास मीडिया को हम उपयोग में ला सकते हैं फॉर you know for gaining advantage of our own creation. ओके, सो आगे बढ़ते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज से। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने समझ लिया यहाँ पर कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज की हमें ज़रूरत ही क्यों है, क्यों ज़रूरत है, ताकि हम समझ सकें कि जो बदलाव की जो प्रक्रिया है या किसी समाज किस रास्ते पर जा रहा है, उसके लिए अगर मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज के साथ हम उसकी एक तुलनात्मक स्टडी करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि ये किस तरफ जा रहा है समाज। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम द फर्स्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है या सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है इस लेक्चर की, वो है डैनियल लर्नर की थ्योरी। यानी डैनियल लर्नर की क्या अप्रोच थी कम्युनिकेशन के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डैनियल लर्नर के बारे में। तो डैनियल लर्नर, इनका नाम हम पहले भी सुन चुके हैं। अब डैनियल लर्नर थे कौन, अबाउट लर्नर लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले जो डैनियल लर्नर जो थे वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे यूएस आर्मी में। अब यूएस आर्मी से आप देख सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के जस्ट बाद जो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एज अ फील्ड इमर्ज हो रहा था, और जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे या थिंकर्स थे जिन्होंने आर्मी को बहुत ज़्यादा मदद करी थी, उसके बाद वो अचानक से आप देखेंगे कि आर्मी में इंटेलिजेंस गैदरिंग के रोल के बाद वो सोशल साइंसेस की फील्ड में आ गए। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर टू ईयर्स के बाद जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है वो एज अ फील्ड ग्रो होना शुरू हुई। तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू में ही कुछ ऐसे थिंकर्स जिनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था या जो कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे थे इन द वॉर सिनेरियो, उन्होंने ही आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ईयर्स जब डेवलपमेंट का एजेंडा इतना भारी हुआ कि वो सोशल साइंटिस्ट बन गए, और उन्होंने जो है सोशल साइंसेज में या किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपनी बात को हम कर सकते हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रीम कम्प्लीटली बदल ली और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की थ्योरीज़ या डेवलपमेंट की थ्योरीज़ पर काम करना शुरू कर दिया। आई होप दैट मेक्स इट क्लियर। सो आप कहीं ना कहीं ये लिंक देख पाएंगे कि कैसे आर्मी में काम करने वाले लोग जो हैं या जो वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो में कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक्टिव थे, वो किस तरीके से सोशल साइंसेस की तरफ आए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के जस्ट बाद का जो टाइम था वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक हावी कॉन्सेप्ट हो गया था। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो द फर्स्ट थ्योरी दैट वी आर ट्राइंग टू लर्न इज ऑफ डैनियल लर्नर। डैनियल लर्नर का भी जो था वो बैकग्राउंड यूएस आर्मी से जुड़ा हुआ था। उनका जो फर्स्ट वर्क है आप देखेंगे द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, सॉरी द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो डैनियल लर्नर का वर्क है, इसका एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड में। सो आप देख पाएंगे कि द पासिंग, इनकी ये जो किताब है 1958 में आई थी, इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड में। अच्छा, इनकी ये जो बुक थी ये इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये बुक भी लिखूंगा। और इस बुक को लिखने के लिए हम जानते हैं कि एक फिलोसफर होता है वो कई जगह ट्रैवल करते हैं अपनी किताब को लिखने के लिए, ताकि उसमें वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड अकाउंट्स और बिल्कुल ऑथेंटिक पुख्ता जानकारी जिसको वो इंक्लूड कर पाएँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लर्नर का ये प्रोजेक्ट था ये कम्प्लीटली फंडेड था बाय वॉइस ऑफ अमेरिका, और वॉइस ऑफ अमेरिका जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ यूएस के द्वारा फंडेड था। अब वॉइस ऑफ अमेरिका क्या है, वॉइस ऑफ अमेरिका जो है वो एक रेडियो सर्विस था जो कि कम्प्लीटली इसको चलाता था गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहीं ना कहीं आप समझिएगा लिंक को, कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने डैनियल लर्नर को अपॉइंट किया था कि आप जो है जाके
एक स्टडी कंडक्ट करिए, आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए जहाँ पर हम ये देखेंगे कि वॉइस ऑफ अमेरिका यानी कि एक रेडियो सर्विस की एक्सटेंट ऑफ लिसनरशिप क्या है, यानी कि ये जो रेडियो सर्विस है वो किस तरीके से इसका प्रभाव जो है वो दूर दराज की कंट्रीज़ में या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर कैसा है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थी उसका मेन मकसद ये था कि हम मास मीडिया किस तरीके से जो इतने भी विकासशील समाज हैं या विकासशील देश हैं वहाँ पर मास मीडिया का क्या प्रभाव है, क्योंकि उस ज़माने में इन 1950s 1960s 1950s बेसिकली मास मीडिया के तौर पर हमारे बीच में केवल और केवल रेडियो था, ठीक है। बिकॉज प्रिंट मीडिया की बात करें तो इट वाज वेरी नीश मीडिया, यानी बहुत ही लिमिटेड लोगों तक उसकी पहुंच थी, क्योंकि सभी लोग उस समय इतने साक्षर नहीं थे। स्पेशली अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रिंट मीडिया के माध्यम से यानी कि प्रिंट के माध्यम से अगर आप कोई जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो बहुत ही छोटे समूह के लोग तक ही जाएगी, क्योंकि प्रिंट के लिए आपको साक्षरता की बहुत ज़रूरत है। आई होप आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो। लेकिन रेडियो जो कि केवल और केवल एक ऑडियो मीडियम है, वहाँ पर जितने लोग पढ़ना नहीं भी जानते हैं वो सुनना तो जानते हैं। तो अगर आप उनकी भाषा में उनको कोई जानकारी देते हैं या उनको कोई भी विचार आप परोसते हैं तो वो उन तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो बेसिकली यहाँ देखिएगा कि डैनियल लोना का जो सबसे पहला काम है, सबसे पहला जो बुक है जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन फील्ड, वो कम्प्लीटली यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित थी। और वो क्यों थी? बिकॉज वो चाहते थे कि वो ये पता करें जाके कि जो मैस मीडिया है, स्पेशली रेडियो सर्विसेज हैं, उसका प्रभाव जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसा है। इसके बाद ही हम देखेंगे कि वॉइस ऑफ अमेरिका के बाद यानी कि कहीं ना कहीं डैनियल लोना की ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अमेरिका को ये समझ में आया होगा कि प्रभाव काफ़ी बड़ा है। इसके बाद अमेरिका ने, हम ये लास्ट पॉइंट प्लीज़ देखने की कोशिश करिएगा, अमेरिका ने, ठीक है, वॉइस ऑफ अमेरिका के बाद कई सारे रेडियो प्रोजेक्ट्स को भी फंड किया, जिसमें आपका रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी, रेडियो मार्टी, रेडियो फ्री एशिया, ऐसे कई सारे और भी रेडियो सर्विसेज को इसने शुरू किया, जिससे कि ये और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है अपने विचारों को परोस सके रेडियो के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम सिर्फ लोनर का आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर लोनर की थ्योरी से रिलेटेड हमने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। तो अब लोनर की थ्योरी क्या कहती थी, आगे बढ़ते हैं। लोना की ये जो थ्योरी थी इस बुक से जो निकल के आई थी, इसमें दो तरीके से लोना बात कर रहे थे। एक तो लोना बात कर रहे थे कि उनका आइडिया क्या है मीडिया और रेडियो के लिए, यानी कि जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने उनको ये प्रोजेक्ट सौंपा था। तो लोना का जो आइडिया निकल के आया इस पूरी किताब के बाद मीडिया और रेडियो के लिए, उन्होंने बोला कि मास मीडिया जो है, स्पेशली रेडियो, क्योंकि हमने बात करी कि उस समय में केवल रेडियो ही जो था वो प्रचलित माध्यम था, it brings about the development of new countries, ठीक है। it is a means to bring about the development of new countries, यानी कि नए जितने भी देश बने हैं, जितने भी अभी उभर रहे हैं देश, जिन्होंने अपनी नई अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम पाई है, उनके विकास के लिए रेडियो एक काफ़ी बड़ा रोल अदा कर सकता है। उन्होंने ये भी बोला दैट मास मीडिया इज़ अ फोर्स दैट वुड मोटिवेट पीपल टू लीव देयर ट्रेडिशंस एंड एम्ब्रेस मॉडर्नाइजेशन। तो लोना ने यहाँ पर ये भी बोला कि अगर हम रेडियो के माध्यम से उनको कोई जानकारी देते हैं तो आप ये समझिए कि धीरे धीरे वो अपनी जो परंपराएं हैं उनको छोड़ के जो है वो मॉडर्नाइजेशन को अपना लेंगे। तो मास मीडिया यानी कि उन्होंने ये पाया कि मास मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप जो हैं अपने सारे जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, आप धीरे धीरे उनको आप पीछे छोड़ दीजिए और आप मॉडर्नाइजेशन यानी जो वेस्टर्न कल्चर है आप उसको अपना लीजिए। तो यहाँ पर यानी कि देखिएगा कि लर्नर ने ये भी पाया कि कल्चरल इम्पैक्ट भी हो सकता है मास मीडिया के प्रभाव से। तो उसके बाद लर्नर ने एक चीज़ और ये बोली दैट मीडिया वो पावरफुल टूल्स फॉर चेंजिंग पीपल्स परसेप्शंस, एटीट्यूड्स एंड एस्पिरेशंस, यानी लोगों की समझ को बदलने में, है ना, लोगों का परसेप्शन, लोग किसी चीज़ को कैसे समझ रहे हैं वो भी बदल सकता है मास मीडिया। लोगों का क्या एटीट्यूड है, यानी लोगों का क्या रुख है, क्या रवैया है किसी चीज़ के प्रति, उसको भी मास मीडिया बदल सकता है। और लोगों की जो एस्पिरेशंस है यानी जो लोगों की आकांक्षाएँ हैं उसको भी कहीं ना कहीं मास मीडिया जो है वो ऑल्टर कर सकता है, वो बदल सकता है। तो यानी कि लर्नर ने बेसिकली आप ये
देखिए कि बोला कि जो मीडिया है वो जो है आपके विकास में तो सहायक हो ही सकता है, उसके साथ ही आपके कल्चर को भी चेंज कर सकता है। एक पर्सनल लेवल पर कल्चर को चेंज करेगा तो यानी कि एक सोशल लेवल पर कुछ चेंजेस ला सकता है। आप लोगों के समझ, लोगों की रुख, लोगों की आकांक्षाएं बदल सकता है, यानी कि सोशल लेवल और उसके साथ ही इंडिविजुअल लेवल पर भी जो है वो रेडियो का इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि लर्नर ने जाके अपने प्रोजेक्ट की ये जानकारी वॉइस ऑफ अमेरिका को दी। वॉइस ऑफ अमेरिका काम करता था गवर्नमेंट ऑफ यूएस के लिए। उसने जब ये पाया कि हाँ, रेडियो वाकई में बहुत हद तक बहुत प्रभावशाली एक माध्यम है, उसके बाद ही वॉइस यूएस की गवर्नमेंट ने और भी कई सारी रेडियो सर्विसेज को लॉन्च कर दिया। तो ये लर्नर का आइडिया था मीडिया और रेडियो को लेकर। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लर्नर का आइडिया क्या था मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए लर्नर का आइडिया था जो कि मॉडर्नाइजेशन तो वही है भाई जो वेस्ट कहता है, यानी मॉडर्नाइजेशन इज़ इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि जो भी पश्चिम की संस्कृति है, पश्चिम के तौर तरीके हैं, वही आधुनिक समाज के भी तौर तरीके होंगे। तो डैनियल लोनो ने ये बोला, उनका मॉडर्नाइजेशन के लिए उनका ये टेक था। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो मॉडर्न है, उनका जो मॉडर्नाइजेशन का मॉडल है, यानी कि जो वेस्ट का मॉडल है, इट इज़ ऑल्सो यूनिवर्सली रेलिवेंट एंड एप्लीकेबल। उन्होंने ये भी बोला कि सभी जगह सर्वत्र जो है यूनिवर्सली लोग इसको उचित भी मानते हैं और इसको उपयुक्त भी मानते हैं, यानी कि लोग वाकई में इस चीज़ से अग्री भी करते हैं। लोगों को ये जो मॉडल है वेस्ट का ये स्वीकार भी है। तो यानी कहीं ना कहीं लर्नर का जो ये वर्क था, ठीक है, लर्नर का ये जो वर्क था, आप देख सकते हैं द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसने गवर्नमेंट ऑफ यूएस को, है ना, गवर्नमेंट ऑफ यूएस को यहाँ पर इसने दो काम करने, इसने एक तो ये बताया कि रेडियो एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है कोई भी विचारों का प्रसार करने में, और ये भी बताया कि जो वेस्ट का यानी कि पश्चिम कंट्रीज़ का जो तरीका है, जो पश्चिम कंट्रीज़ की विचारधारा है, वो पूरे विश्व में, लगभग पूरे विश्व में जो है वो लोगों को स्वीकार भी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब डैनियल लर्नर का हम समझते हैं कि डैनियल लर्नर की क्या अप्रोच थी कि हाउ कैन मीडिया, एक्सक्यूज मी, दैट हाउ कैन मीडिया ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। अब हम देखते हैं कि उन्होंने मीडिया के रोल को बता दिया, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को बता दिया, लेकिन डैनियल लर्नर का क्या कहना था कि किस तरीके से मीडिया जो है वो मॉडर्नाइजेशन ला सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि एक्सपोजर टू मीडिया वुड स्टिमुलेट एम्पैथी, ठीक है, द कैपेसिटी टू डिस्टेंस वन सेल्फ इमेजिनेटिवली फ्रॉम वंस इमीडिएट सर्कमस्टांसेस एंड टेक इंटरेस्ट इन मैटर्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ वंस एवरीडे लाइफ। यानी कि यहाँ पर डैनियल लर्नर ने बोला कि अगर मीडिया के प्रति लोगों का जो एक्सपोजर है, अगर लोगों का मीडिया के प्रति, अगर मीडिया के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे क्या होगा कि लोग कल्पना में ही अपनी जो खुद की जो उनकी वास्तविक जीवन है उससे कहीं ना कहीं वो दूरी बना लेंगे और वो उस ज़िंदगी का या उस लाइफ का पार्ट बन जाएंगे जो कि उनकी वास्तविक जीवन नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी हम हॉलीवुड मूवीज़ देख के, इंग्लिश मूवीज़ देख के इस तरीके से उनसे प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपनी जो ओरिजिनल हमारा जो वास्तविक जीवन है हम उसको कहीं ना कहीं छोड़ के उनकी तरफ जो हो रहा है, या हम जो सामने देखते हैं मीडिया में जो हो रहा है हमारे सामने, हम उसी चीज़ को करने लगते हैं। ये जो आजकल हम लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो हम लोग इंग्लिश मूवीज़ देख के आएंगे तो हम अपनी माँ को माँ बोलने लगेंगे, पिताजी को डैड बोलने लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं तरीके से मीडिया के एक्सपोजर का ही प्रभाव है। तो डैनियल लर्नर ने ये बहुत पहले ही 1958 में अपने इस बुक में उन्होंने इस चीज़ को थियोराइज़ किया था, इस चीज़ को एक बाकायदा उन्होंने ये पाया था और इसकी थ्योरी बनाई थी कि एम्पैथी यानी कि लोग कल्पना में जो है, अगर हम मीडिया में उनका एक्सपोजर बढ़ाते हैं तो कल्पना में ही वो अपनी वास्तविक जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उनसे दूर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो मीडिया में देख रहे हैं, जो मीडिया उन्हें परोस रहा है, उसी जीवन को वो अपना समझ के जीने लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा दैट मीडिया दैट मीडिया कैन हेल्प इन इमेजिनिंग अ वर्ल्ड बियॉन्ड द इमीडिएट लोकल्स, यानी कि आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं आप उनसे दूर होके कहीं दूर किसी चीज़ जो है उसके बारे में आप सोचने लगते हैं, आपकी कल्पना का वो पार्ट बन जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बोला दैट मीडिया कैन हेल्प इन फाइंडिंग अ वर्ल्ड ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी मीडिया के माध्यम से हम लोगों को कुछ चुनौतियों और अवसरों से भी अवगत करा सकते हैं, जिसको बाद, ठीक है, अ न्यू लाइफ
कैन बी फॉर्ज्ड, यानी कि कुछ ऐसी चुनौतियों और अवसरों के बारे में हम उन्हें बता सकते हैं जिसको जिसको जानने के बाद वो अपनी एक नई ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं, और खुद के और दूसरों के अनुभवों से भी वो अपनी ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि मीडिया के माध्यम से हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जहाँ पर किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से, आप ऐसे जनरली भी देख सकते हैं कि हमने देखा कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है, मेरा किसी से लड़ाई हुई, अगर सामने मैंने मीडिया में अगर देखा कि उसने उसको माफ़ कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये प्रेरणा मिलती है, मुझे भी ये प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे भी ये दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया का ही प्रभाव है। तो आप ये समझिएगा कि हाँ, ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती है जिसके माध्यम से हम जो हैं अपने खुद के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस और विकेरियस एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी हम एक नए जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही डैनी लर्नर की इस थ्योरी ने ये भी बोला, या इस किताब में उन्होंने ये भी लिखा, दैट मीडिया कैन ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी। जैसा कि हमने बात करी कि इसका एक छोटे लेवल पे भी इम्पैक्ट है, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इम्पैक्ट है, और सोशल लेवल पे भी इम्पैक्ट है। इसके साथ ही साथ उन लर्नर की थ्योरी ने लेकिन इसके साथ ही एक ये भी चीज़ थी दैट लर्नर्स थ्योरी वाज बीइंग टर्म्ड एज वेस्ट सेंट्रिक, यानी लर्नर की पूरी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सेंटर्ड थी वेस्ट की तरफ, टिल्टेड थी वेस्ट के लिए, कि वेस्ट के जो आइडियाज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड को स्वीकार हैं। वर्ल्ड अपना जो भी चाहेगा, वेस्ट जो भी चाहेगा वो अगर लोगों को दे देता है, लोगों की तरफ परोस देता है, तो लोग जो हैं उसको तुरंत और तुरंत अपना लेंगे। तो काफ़ी वेस्ट सेंट्रिक मॉडल था लर्नर का। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट डैनियल लर्नर ने ये बोला, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, कि मीडिया जो है वो जो है लोगों को एक नए जीवन, इट विल हेल्प पीपल इन फॉर्जिंग अ न्यू लाइफ। ठीक है, इट विल हेल्प पीपल इन डिस्टेंसिंग वन सेल्फ इमेजिनेटिवली फ्रॉम वंस इमीडिएट सर्कमस्टांसेस, यानी आप अपने वास्तविक जीवन से थोड़ा सा दूर हट के सोच सकते हैं, नए जीवन के बारे में सोच सकते हैं। मीडिया जो है वो एक इंसान को भी और एक पूरे के पूरे समाज को भी बदल सकती है। और मीडिया जो है वो आपको कहीं ना कहीं, यानी कि उनका कहना था कि वास्तविक जीवन से हटकर, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो इमीडिएट रियलिटी है, जो उनकी स्टार्क रियलिटीज़ हैं, उनसे दूर भी उनको किया जा सकता है अगर हम उनको मीडिया में एक्सपोजर उनका बढ़ा दें। तो यहाँ पर दिस इज़ डैनियल लर्नर्स थ्योरी। सो इसके बाद हम बढ़ते हैं 1958 में ये थ्योरी आई। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच के बारे में हम समझ लेते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच के पीछे ये किसका आइडिया था? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच था एवरेट एम रॉजर्स का। इनका नाम भी हम पहले सुन चुके हैं, एवरेट एम रॉजर्स का। 1958 के बाद 1962 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी, और इन्होंने ये बोला कि हाँ, इन्होंने लर्नर को भी थोड़ा सा सपोर्ट किया कि हाँ, मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और मॉडर्नाइजेशन तो होता है, लेकिन उनका ये कहना था कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो ऐसे नहीं हो जाता है ना। अगर कोई भी आइडिया लेके आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं, वो अचानक से नहीं हो जाता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जब लोग हैं किसी भी मास मीडिया को या मॉडर्नाइजेशन के आइडिया को कई स्टेजेस में अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद उसको वाइड अडॉप्शन होता है, यानी कि कुछ लोगों को वो इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद उसको काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक बार और कि रॉजर का डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का आइडिया क्या था। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन काफ़ी ओल्डेस्ट सोशल साइंस थ्योरी थी। एवरेट एम रॉजर्स ने इसको डेवलप किया था 1962 में। इसके साथ ही हम देखेंगे कि ये थ्योरी है, ये बताता है कि कोई भी नया विचार या कोई नया तौर तरीका या चाहे कोई तकनीकी उपलब्धि ही क्यों ना हो, वो समाज में जो है वो फैलती है, लेकिन थोड़ा समय लेती है। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड में वो जो है वो फैलती है। इसके साथ ही हम देख लें कि उनका ये कहना था कि रॉजर्स का जो इनोवेशन था, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में आप समझिएगा कि ये जो इनोवेशन है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, या सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में आप देखिएगा कि जो उनका इनोवेशन का आइडिया है, राइट, उनका इनोवेशन का आइडिया है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, यानी प्रसार होता है इनोवेशंस का। अब ये इनोवेशन का जो आइडिया था वो उन्होंने बोला कि वो एक कोई विचार भी हो सकता है, वो कोई
प्रैक्टिस यानी कि कोई नया तौर तरीका भी हो सकता है, या वो कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको हम आगे समझ पाएंगे कि बेसिकली क्या था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विदाउट डिटेल में जाते मैं आपको बताऊंगी कि रॉजर्स ने ये 3 तरीके के इनोवेशन को 3 तरीके से क्यों बताया, क्योंकि 3 एडिशंस आए, तो हर एडिशन में वो रिवाइज करते गए। सबसे पहले उनका कहना था कि कोई विचार जो है उसको उसके प्रसार होने में समय लगता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो कोई विचार नहीं, वो कोई और प्रैक्टिस या कोई और तौर तरीका या कोई सामान की उपयोगिता भी हो सकती है। ठीक है, कि हम कोई चीज़ आई, किसी ने उपयोग किया, उसको अच्छी लगी, तो उसको भी उसका भी प्रसार हो जाएगा। फिर उन्होंने थर्ड एडिशन आते आते ही इनोवेशन जो था उसको और रिवाइज करके बोल दिया कि अरे वो कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि रॉजर्स का आइडिया था कि कोई भी चीज़ जो है, कुछ भी हो, कोई भी विचार, कोई भी तौर तरीका, कोई भी तकनीकी उपलब्धि, वो हर लोगों तक पहुंचने में जो है वो समय लगता है। हर लोग उसे अपनाते हैं, लेकिन कुछ चरणों में अपनाते हैं। तो अब और अपनाने के लिए यानी कुछ यहाँ से बात बढ़ी, यहाँ पे मिली, इसको मिली, इसने 4 लोगों को बताया, इसने फिर 4 लोगों को बताया, इसने अलग 4 लोगों को बताया। तो यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि जो रोल ऑफ वेरियस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि जो प्रसार होता है इसमें लोगों का आपस में जो इंटरपर्सनल नेटवर्क होता है, या लोग आपस में जो आदान प्रदान करते हैं विचारों का, या आपस में जो बातचीत करते हैं, इसकी भी बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी आइडिया के प्रसार में। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि रॉजर्स ने ये भी बोला कि ये जो आइडिया ऑफ इनोवेशन है ये केवल प्रैक्टिस या टेक्नोलॉजी पे आके ख़त्म नहीं होता है। रॉजर का जो आइडिया है इनोवेशन का, उन्होंने ये भी बोला कि धीरे धीरे जब प्रसार होना शुरू होता है तो ऐसे में लोगों के जो कस्टम्स हैं, यानी लोगों के लिए जो कुछ परंपराएं हैं, या जो कल्चरल प्रैक्टिस हैं, जो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, या सोशल रिलेशनशिप्स भी हैं, यानी कोई जो कुछ आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो आपस के संबंध हैं, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदल जाते हैं। तो यानी कि अगर आप किसी विचार का प्रसार कर रहे हैं तो उसका केवल ये नहीं है कि लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उससे जो है वो लोग बदल भी जाते हैं। लोगों की परंपराएं, लोगों के आपस के संबंध, लोगों के आपस की जितनी भी सांस्कृतिक समझ है, या जो वो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस लेके चलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एडॉप्शन स्टेज अब ये क्या है। तो ये एडॉप्शन स्टेजेस की बात करी उन्होंने, रॉजर्स ने यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स, यानी कि ये जो कर्व है ये दिखाता है नंबर ऑफ़ यूज़र्स कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ यूज़र्स इस एक्सेस पर है कि बढ़ रहे हैं, और टाइम लैप्स इन अडॉप्शन ऑफ आइडिया, यानी कि कितने समय में वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर लोग कुछ कम थे, यहाँ पर लोग कुछ बढ़े। ठीक है, यहाँ पर लोग तो बढ़े, समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ से जब सिर्फ कोई इनोवेशन हुआ, तो यहाँ पर इनोवेशन हुआ, उसके थोड़ा समय बीता यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स थे वो भी बढ़ गए। थोड़ा और समय बीता, लोग यहाँ से यहाँ बढ़ गए। थोड़ा और समय बीता, लोग यहाँ से यहाँ बढ़ गए, लेकिन काफ़ी समय के बाद क्या होता है, लोग जो है वो घटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो है बहुत सारे लोगों ने उसे अपना लिया है। उसके बाद लोग घटने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर समय है, यहाँ पर है नंबर ऑफ़ यूज़र्स। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एडॉप्शन कर्व में क्या है कि जो स्टार्टिंग में जो लोग सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनोवेटर्स होते हैं। इनोवेटर्स वो होते हैं जिनका खुद का आइडिया होता है। ठीक है, तो सबसे शुरुआत में अगर कोई आइडिया आता है तो कुछ लोग, जो लोग अडॉप्ट करते हैं उसको, वो इनोवेटर्स होते हैं, यानी जिनका वो आइडिया होता है। फिर कुछ होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स। अर्ली एडॉप्टर्स वो होते हैं जो कि सबसे पहले उस आइडिया को समझते हैं, और वही लोग इस आइडिया के बारे में बाकी लोगों को बताना भी शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे इसके बारे में लोगों को बताते हैं तो ये अर्ली मेजॉरिटी होती है, यानी कि एक लार्जर ग्रुप होता है जो कि इस इनोवेशन को, कोई भी आइडिया को एडॉप्ट करता है। ठीक है, इसके बाद इनके कहने के बाद ये काफ़ी सारे लोगों को फोर्स करते हैं कि आप इस आइडिया को आप इस्तेमाल करिए, या आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। उसके बाद ये लेट मेजॉरिटी होती है, यानी कि ये भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, इनकी भी संख्या काफ़ी होती है। ये जो है इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। आप काफ़ी बार हम देखेंगे कि लेट मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जिनको हमें फोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद लास्ट में होते हैं लेगार्ड्स। लेगार्ड्स वो लोग होते हैं जिनको
काफ़ी संख्या इनकी कम हो जाती है जो कि इसको अडॉप्ट करने में अभी भी थोड़ी थोड़ी मन अनचाहे तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। ओके, सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच में हम देखेंगे कि लोग जो है किसी भी आइडिया को, किसी भी विचार को अपनाने में सबसे पहले जो है बहुत कम लोग होते हैं, फिर उसमें कुछ लोग बढ़ते हैं, फिर कुछ और लोग बढ़ते हैं, फिर इनके कहने पर, इनके फोर्स करने पे कुछ और लोग बढ़ते हैं, और धीरे धीरे जब बहुत समय गुजर जाता है, आप यहाँ देखेंगे तो इसको अपनाने वालों की संख्या कम होने लगती है। हम अगर एग्जांपल लें स्मार्टफ़ोन का, तो जब शुरुआत में स्मार्टफोन्स आए थे तो इसको यूज़ करने वाले लोग बहुत कम थे। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने, कुछ समय बीता, इसके बाद कुछ और लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, कुछ और लोगों ने, क्योंकि ये वो लोग थे जिन लोग काफ़ी इजीली इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, यानी ये सीख गए, इन्होंने उसको अपना लिया। लेकिन ये मेजॉरिटी जो है इसको अक्सर इन सारे लोगों ने बताया, इन्होंने बोला कि नहीं हमारे लिए तो वो दूसरा फ़ोन ही ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों ने थोड़ा सा इनको पर्सुएट करा, इनकी संख्या और बढ़ी थोड़ा समय बीतने के बाद। समय बीतते बीतते आप देखेंगे जो लैगर्ड्स हैं, यानी कि बहुत जब समय बीत जाता है तो यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है जो कि किसी आइडिया को अडॉप्ट करेंगे। सो आई होप ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा अडॉप्शन कर्व के बारे में। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच क्या कहती है, कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच इतनी वाइडली एप्लीकेबल ये थ्योरी है कि इसकी हर फील्ड में ही आप देखेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी है, यानी इसकी उपयोगिता हर फील्ड में है। चाहे आप किसी प्रोडक्ट को ले लें, टेक्नोलॉजी को ले लें, यूट्यूब पे वायरल हो रहे गाने को ले लें, फेसबुक पे वायरल हो रहे वीडियो को ले लें, ठीक है। तो यानी कि हर जगह पहले कुछ लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है लोग बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद जो है बहुत ही संख्या जो कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे चंक को ऑलरेडी उसके बारे में पता चल चुका होता है। इसके बाद हम देखें कि रॉजर्स ने, जो कि जिनकी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी थी, उन्होंने 1962 में अपनी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी के बारे में बात करी, लेकिन 1970 आते आते उन्होंने अपनी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल के बारे में कुछ भी इसमें नहीं जोड़ा। उन्होंने 1970 में जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा है कि पासिंग ऑफ द डोमिनेंट पैराडाइम के बारे में बात करा, यानी कि डोमिनेंट पैराडाइम किस तरीके से वीक हुआ उसके बारे में तो बात करी, लेकिन 1962 के बाद से उन्होंने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल में कुछ भी फर्दर ऐड नहीं किया, यानी कुछ भी नया उन्होंने इस थ्योरी में ऐड नहीं किया। रॉजर्स ने इस मॉडल में बोला कि मॉडर्नाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, कि मॉडर्नाइजेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसी तरीके से होता है, यानी कि पहले कुछ लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ और लोग अडॉप्ट करते हैं, और उसके बाद बहुत सारी मेजॉरिटी उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। और उन्होंने ये भी बोला था, दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हैज़ क्रॉस कल्चरल एप्लीकेशंस, यानी कि डिफ्यूजन ये प्रसार से, विचारों के प्रसार से या किसी प्रैक्टिस के प्रसार से जो है कहीं के कल्चरल चेंजेस भी आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि रॉजर ने लर्नर का जो आइडिया था एम्पैथी एंड कॉस्मोपोलाइटनेस को, उसको सपोर्ट किया, यानी कि उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा होता है कि धीरे धीरे आप अपनी, रॉजर्स ने ही सपोर्ट किया कि धीरे धीरे लोग जो है वो किसी कल्पना में रहकर अपने जीवन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उसी तरीके से धीरे धीरे उन्हें देखकर लोगों की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है। इसके साथ ही हम देखें तो रॉजर्स ने ये भी बोला है कि ओके या सो यहाँ पर एक एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये भी है कि लर्नर ने जहाँ पर बोला था कि एक इंडिविजुअल पे भी असर पड़ता है और पूरी सोसाइटी पे भी असर पड़ता है, तो रॉजर्स का कहना था कि केवल और केवल, ठीक है, उन्होंने एक इंडिविजुअल को स्टडी किया था, और उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो है ये चेंज जो है वो किसी भी कल्चर का, एटीट्यूड का या आइडियाज़ का चेंज हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज़। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में बेसिकली आपको समझने की ज़रूरत है द एडॉप्शन कर्व की, कोई भी आइडिया, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ जो नहीं है उसको अडॉप्ट करने में जो लोगों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती है, लोग उसे धीरे धीरे अपनाते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है वो उस तरीके से लोगों की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है। 5 चरण जो है, जो पाँच तरह के अडॉप्टर्स हैं, यानी लोगों को उन्होंने 5 श्रेणियों में कैटेगराइज किया हुआ है, उन श्रेणियों के बारे में भी आपने अभी समझा है, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं।
1962 से 1958 आप देखेंगे कि 1958 में यहाँ पर डैनियल लेनो ने मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया था। 1962 आते आते एवरेट रॉजर्स ने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को लेके कुछ ऐड किया। अब 1964 आता है, यानी कि हम एक तरीके से टाइमलाइन पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो 1964 में क्या हुआ, 1964 में आते हैं विल्बर श्रैम। सो विल्बर श्रैम इन्होंने सपोर्ट किया लेनो के मॉडल को और रॉजर के आर्ग्यूमेंट्स को मॉडर्नाइजेशन थ्रू मास मीडिया को लेके। तो यानी कि उन्होंने बोला कि जो लेनो कहते हैं कि मास मीडिया एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है, ठीक है, रेडियो एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है, और जो रॉजर का आर्ग्यूमेंट था कि लोग जो है वो धीरे धीरे इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मास मीडिया कहीं पर आया और अचानक से लोगों ने अपना लिया, इसको समय लगता है, लोगों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। विल्बर श्रैम ने इन दोनों के ही इन आइडियाज़ को सपोर्ट किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट था जो काम करता था कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रेस, रेडियो, फिल्म और टेलीविज़न की फैसिलिटीज़ को स्थापित किया जाए। इसके लिए जो विल्बर श्रैम ने यूनेस्को के एक प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट। 1964 में ये बुक इन्होंने पब्लिश करी। आप देख सकते हैं मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर हमने एक पिक्चर भी लगाई है, और इसके कवर पेज पर जो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो है इंडिया से इंस्पायर्ड एक पिक्चर जो है उसको कवर पेज बनाया गया है। यहाँ पर एक लेडी है जो कि बात बता रही है टेलीविज़न की, मोस्ट लाइकली इट्स नॉट टेलीविज़न, इट इज़ ये जो बड़ा वाला एक ट्रांजिस्टर आता था उसको लेके उसके बारे में कुछ जो है वो गांव के लोगों को समझा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में मास मीडिया फैसिलिटीज़ को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, कुछ ऐसा ही ये हमें कवर पेज जो है वो सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर श्याम ने जो है अपनी बुक में लिखा है कि मैस मीडिया जो है इट इज़ एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, यानी कि कोई भी सामाजिक बदलाव को लाने के लिए मास मीडिया जो है वो एक एजेंट है, उसको लाने में सहायक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मास मीडिया जो है इट इज़ ऑलमोस्ट मिराक्युलस टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, यानी कि मास मीडिया की जो ताकत है वो काफ़ी चमत्कारी है, ठीक है। यानी कि अगर हम सोच रहे हैं इतना सा इम्पैक्ट, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट इतना सा नहीं होगा, वो इम्पैक्ट कई गुना होगा, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने ये बोला था कि मैस मीडिया इज़ अ मैजिक मल्टीप्लायर, यानी कि एक चमत्कारिक तरीके से जो है कई गुना ज़्यादा जो है उसकी पहुंच है, और इट इज़ एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, और इसकी जादुई इसके पास ताकत है ना, लोगों तक पहुंचने में या कोई भी बदलाव को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों तक बताएगा और लोगों में वो बदलाव लेके आएगा। इसमें मास मीडिया का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा है। तो विल्बर श्रैम की ये जो थ्योरी थी जिसको हमने टाइटल किया है दैट मास मीडिया एज मैजिक मल्टीप्लायर्स, इसके बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। इट इज़ टू बी कंटिन्यूड इन दिस लेक्चर। व्हाट आई वांटेड टू मेक श्योर वाज दैट कि आप लोगों की जो थ्योरी है ऑफ मीडिया को लेके उनका क्या, कि रेडियो कितना प्रभावशाली माध्यम है, मॉडर्नाइजेशन को लेके उनका जो आइडिया है, और किस तरीके से मास मीडिया मॉडर्नाइजेशन ला सकता है, उसके बारे में समझिए। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप समझ जाएं। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन यानी कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक टाइमलाइन में भी लगभग ये सारी चीज़ें देने की कोशिश करी है। यहाँ पर एक जिस्ट दिया है मैंने इस पूरी प्रेजेंटेशन का। इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम इसी के बारे में, विल्बर श्रैम की ये जो मीडिया एज मैजिक मल्टीप्लायर की थ्योरी के बारे में आगे और विस्तार से बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। अगर आप नेट का पेपर देते हैं उसमें भी काफ़ी बार इस तरह के आ जाते हैं कि किसका कौन सा वर्क था, कौन सा ईयर था, कौन से बेसिक आइडियाज़ थे जो उन्होंने इस थ्योरीज़ में इंक्लूड किए थे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इसके साथ ही यू विल गेट द PDF ऑफ दिस लेक्चर एज वेल, और कुछ और रेफरेंस मटेरियल भी जो है वो आप लोगों को मैं भेजूँगी इसके साथ, ताकि आप लोग जो हैं अपने नोट्स को और अपनी स्टडी को और ज़्यादा डिटेल तरीके से कंप्लीट कर पाएँ इस टॉपिक के लिए। सो दैट्स अबाउट इट। So I'll meet you with a more detailed lecture on Wilbur Schramm's theory of modernization in the next lecture. Thank you so much.